नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। आज चलते चलते डाल्टन शहर के कुंड मोहल्ला में हम आ गए हैं और आना लाजमी भी थी, क्योंकि जब कोई लड़का या लड़की कोई भी हो एक होनहार बिरावन के होत चिकने पात जैसे कहावत को चरितार्थ कर रहा हो तो आना लाजमी हो जाता है। और ऐसे ही एक नाम है फैसल फिरदौसी, मोहम्मद फैसल फिरदौसी, जिन्होंने नीट 2022 की परीक्षा में सफलता अर्जित की है और बहुत ही बेहतरीन सफलता पाई है। क्या कुछ कैसे सफलता पाई है और क्या कुछ इनकी सफलता के पीछे का राज है, क्या मेहनत है, क्या कमिटमेंट है इनका, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्लाउड वेब इंडिया में फैसल जी बहुत बहुत स्वागत है और इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें होंगी हमारी। बहुत स्वागत जी। शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे कि नीट जो है 2022 की परीक्षा, उसमें आप काफ़ी अच्छे अंक से प्राप्त किए हैं सफलता, तो इसके पीछे आप क्या परिश्रम रहा है, आप क्या कमिटमेंट के साथ परिश्रम किए हैं और आपकी मंशा क्या रही थी कि हम आज सफल होंगे और आगे क्या करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? इन सारी विषयों के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जैसे किसी भी परीक्षा के लिए सबसे पहले तो कमिटमेंट ज़रूरी ही है जी, हार्ड वर्क, मगर साथ ही साथ सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो, मगर सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा फिर सिर्फ पढ़ाई करने से सब कुछ होता नहीं है, उसके लिए एक लगन होना चाहिए जिसमें हम रोज़ उस शेड्यूल में हम उतने घंटे 6 घंटे 7 घंटे हम रोज़ पढ़ सकें। अच्छा। उसके अलावा वैसे अगर लोग रोज़ लगे रहेंगे, अगर मेहनत चलता रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। मतलब एक कमिटमेंट के आधार पर अगर मेहनत की जाए तो कोई भी सफलता दूर नहीं है जी। हाँ, तो ये कब पढ़ाई की शुरुआत कब की थी इसकी बेहतरी से कि आपकी जो इसमें सफलता पाई आपने? मैंने 11 से ही 11 जी। मतलब इसमें लग गया जी। अच्छा, मैट्रिक कब की थी आपने? मैट्रिक 2019 में। 19 में जी। अच्छा, तो आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगता है तो बढ़िया मन लगता है जी जी। कौन सा विषय पसंदीदा है? पसंदीदा एक फिजिक्स, अच्छा, उसके बाद बायो, फिर केमिस्ट्री, मेरा यही। ये सारे विषय आपको प्रभावित करते हैं। और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि नीट की परीक्षा को सफलता पाने के पीछे आप लग गए और आपने कैसे ठाना, कैसे आपके अंदर आया कि हमें इस सफलता को अर्जित करनी ही करनी है बस और कुछ नहीं? शुरू से ही जैसे 7-8 से ही मेरे दिल में था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। साथ ही साथ फैमिली का सपोर्ट भी था कि हाँ डॉक्टर बनना है जी। इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा सोचा नहीं, सोचा बस कि इसे करके रहना है। 11 से पढ़ाई शुरू कर दी। 11 12th में मेरे नीट मैंने दिया था जिसमें मेरे 572 आए थे, मतलब 6 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। उसके बाद फिर 1 साल मैंने ड्रॉप लेकर इस बार नीट फिर से दिया। इसमें 647 मेरे स्कोर इस साल है। 647। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा अंक पाया है हमने। अच्छा, ये और क्षेत्र में जाने का आपको मन नहीं लगा? मन शुरू से ही कमिटमेंट था कि इस फील्ड में जाना है। अच्छा अच्छा, और घर से भी सपोर्ट मिलते चला गया? जी। माता पिता, कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई हैं। 3 भाई, और कितने बहन? बहन नहीं है। बहन नहीं है। आप सबसे बड़े हुए क्या? नहीं, मेरे से एक बड़े हैं, मेरे से एक छोटे हैं, मैं बीच में। अच्छा, आप मझले हैं। और भाई भी पढ़ाई करते हैं आपके? जी। अच्छा। बड़े वाले भाई BIT सिंधरी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लास्ट ईयर चल रहा है उनका, और छोटा भी नीट का तैयारी कर रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई और आपका कमिटमेंट को देख करके ऐसा लग रहा है कि आपके घर का पूरा सपोर्ट है। क्या सही में ये बात मैं जो समझ पा रहा हूँ, आपके माता पिता या और भी जो मित्रगण हैं आपके, या और भी लोग जो होंगे या टीचर्स होंगे आपके, सारे सपोर्ट करते थे इन चीज़ों के लिए? क्या कुछ होता था? जी, शुरू से ही मुझे सपोर्ट मिला है, चाहे स्कूल में हो, चाहे फिर कॉलेज में, या फिर फैमिली मेम्बर से या रिलेटिव से सपोर्ट शुरू से मिला। साथ ही साथ कमिटमेंट एक तो शुरू से था कि
नीट करना ही है। और शुरू से ही मतलब 6-7 से ही मेरा मार्क्स एक मतलब 90+ ही रहता था हर एग्ज़ाम में। अच्छा 95-96। 10th में भी मेरे 95 आए थे। अच्छा 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे जैक बोर्ड से। जी। उसके बाद फिर नीट, फिर था कि नीट निकालना ही है, कमिटमेंट था तो कर लिया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि किसी भी विद्यार्थी जीवन के लिए एक बेहतरीन सफलता पाने के लिए घर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए? जी ज़रूरी, वो तो ज़रूरी है, घर का सपोर्ट तो रहना ही चाहिए। अच्छा, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत अगर बुरे मित्रों की हो गई तो आप बहक सकते हैं अपने जीवन में। जी ये तो बात है सही। ये सही है। मैं आपके पिताजी भी यहाँ बैठे हुए हैं और एक माता पिता के बारे में बात कही गई है। संस्कृत में एक सूक्ति है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाटिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु के समान होती है और वो पिता वैरी के समान होता है। यदि वो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सही ढंग से नहीं दे पाए तो उनका जो बच्चा है वो सभा के बीच में उसी तरह से शोभायमान नहीं होता है जैसे हंस के बीच में बगुला। लेकिन आपने इस बात को दूर किया है और इस बात को आत्मसात किया है समाज के अंदर कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अपने बच्चों को समाज के लायक बनाएंगे ताकि वो केवल अपना नाम ना रोशन करे बल्कि अपने समाज अपने देश का नाम रोशन करे और इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। क्या कुछ आपने किया अपने बच्चों के लिए और क्या उत्सुकता रही है अपने बच्चों को लेकर के कि बच्चा आगे बढ़े और नाम रोशन करे, क्या कुछ करे, क्या कहेंगे? कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं और ये सम्मान ये इज़्ज़त जिसको भी मिलती है खुशी होगी ही। सबसे पहले तो मैं अपने रब की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इतनी बड़ी इज़्ज़त बख्शी, सम्मान बख्शा कि आज चारों तरफ से बधाई ही बधाई मिल रही है। और ये बच्चा शुरू से ही मेधावी रहा है। बचपन से ही हमको याद है कि जब इसकी स्कूली शिक्षा हुई है ब्राइटलैंड से, ब्राइटलैंड जान रहे हैं? तो जब इसको लेके हम ब्राइटलैंड में LKG में ये गए थे लिखवाने, तो उस समय वहाँ की जो संचालिका है रागनी मैम आज भी हैं उसके, तो उनके पास जब हम लेके गए कि इसको एडमिशन लेना है मैडम, फार्म उसके पास उनके पास अपीयर हुआ तो उनके हस्बैंड रंजीत सर थे जो अभी भी हैं वहाँ टीचर भी हैं, वो बैठे हुए थे साथ में। तो इसके चंचलता को देख के उन्होंने कहा कि लड़का तो बदमाश लगता है, ये तो क्लास में सबको पीटेगा। हम बोले कि नहीं सर, आप इसको टेस्ट तो लीजिए, क्वेश्चन तो पूछिए। फिर रागिनी मैम ने इनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे उसका फटाफट इसने जवाब दिया, बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया। इसका एडमिशन LKG में हो गया। स्कूल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ब्राइटलैंड स्कूल बहुत ही परफेक्ट स्कूल है और उनकी संचालिका जो रागिनी मैम है, यहाँ तो बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन 2 खूबी वहाँ की हमको बहुत ज़बरदस्त और अच्छी लगी, इसलिए मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों वहीं से पढ़े। एक तो उनके अंदर है कि एक एक बच्चे पर कड़ी निगरानी उनकी रहती है जो दूसरे स्कूलों में संभव नहीं हो पाता है, और हर बच्चे का एनालिसिस कि वो किस लायक है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, गार्जियन को कैसे सलाह देना है, ये उनका बहुत बड़ा। दूसरी बात कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका बहुत ही अच्छा है। जब हम लोग इसमें जाते थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो उनको देखते थे कि ऐसी जगह वो खड़ी रहती हैं जहाँ से पेरेंट्स निकलते हैं और एक एक बच्चे के बारे में उनका एनालिसिस और फिर उन पर एडवाइस बहुत ही उनका अच्छा रहता था। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफार्म दिया बच्चे को। फिर वहाँ के प्रिंसिपल हैं राहुल सर, उन भी बिल्कुल गार्जियन की तरह इससे व्यवहार किए, बहुत अच्छा संपर्क रहा। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमको ऐसा लगा जब ये अच्छा करने लगा कि लगता है कि एक आध क्लास इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। तो फिर हम मैडम के पास गए, जाके बोले कि मैम हम चाहते हैं कि इसको एक प्रमोशन एक्स्ट्रा दिया जाए। मैम बोली कि ना, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई नहीं है। और उन्होंने तुरंत एक प्रमोशन दे दिया, मतलब एक क्लास इसको आगे बढ़ा दिया।
लेकिन उसके बाद भी इसके रिजल्ट में कहीं कमी नहीं आई। लगातार इसमें अच्छा करता रहा, यहाँ तक कि 2019 में मैट्रिक वहीं से पास किया 10th 95% मार्क्स के साथ, और अच्छा किया। शुरू से मेरा टारगेट बच्चों के प्रति अच्छा रहा है कि अच्छा करना है। फिर इंटर जो है इसको हम यहीं एडमिशन करा दिए गिरवर स्कूल में, और तब तक कोरोना वगैरह का भी कुछ ये आ गया था, तो उसके चलते बाहर जाना मुनासिब नहीं समझे। तो ऑनलाइन कोटा का जो ऑनलाइन कोई होता है कोचिंग, उस वक्त तो सब कोचिंग लगभग बंद हो चुके थे, तो ऑनलाइन क्लास करता रहा। और स्कूल भी इधर गिरवर स्कूल से, वहाँ के भी प्रिंसिपल जो एजाज सर थे अभी भी हैं वहाँ, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। वो भी हमेशा इसको प्रमोट करते रहे और हौसला बढ़ाते रहे कि तुमको बेहतर करना है। और जैसा कि इसने बताया कि शुरू से ही इसका टारगेट नीट ही था, और हम लोग का भी सपोर्ट ये रहा, तो स्कूल का भी सपोर्ट रहा, हम लोग का भी सपोर्ट रहा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो एजुकेशन वाला, हम लोग मीडियम क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में कहीं समझौता नहीं करना चाहते हैं। मेरे फादर भी लेस्लीगंज हाई स्कूल के एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे। हम लोग 3 भाई हैं, बड़े हम हैं, उसके बाद मंझला भाई है, वो भी टीचर है, छोटा भाई डॉक्टर है। तो इस तरह से फैमिली ग्राउंड भी बैकग्राउंड अच्छा रहा, हमेशा इसको ये मिलता रहा, सलाह मशवरा जो भी रहा। उसके बाद ये 2021 में इसने इंटर जैक बोर्ड से किया, उसमें जिला टॉपर, परमंडल टॉपर, और स्टेट में 4th पोजीशन था इसका। उस साल तुरंत 12 करके उसके बाद नीट का एग्ज़ाम में बैठा, तो थोड़े मार्क्स के लिए कम थे। कोशिश हम लोग करते तो कुछ कॉलेज में हो भी सकता था, लेकिन मन लायक इसका कॉलेज नहीं था। इसका हौसला ये देखिए, और अंदर से जो पावर, इसने कहा कि नहीं पापा, प्रयास इस साल आप मत कीजिए, हम अगले साल ड्रॉप करेंगे और फिर अगले साल जाएंगे। क्या बात, हमको अच्छे कॉलेज चाहिए। और मालिक का करम रहा कि मेहनत किया। इस बीच पटना जाके LN का जो कोचिंग है उसका ये कोर्स किया, सिर्फ इसका टेस्ट सीरीज, मतलब पढ़ाई अपनी करता था। हर संडे को एग्ज़ाम होता था, 3-4 महीना वहाँ रहा, उसमें प्रैक्टिस इसकी अच्छी हो गई, और उसी से जो है प्रैक्टिस अच्छी रही। वहाँ भी हमेशा 600+ मार्क्स आता था। 720 नंबर का नीट का एग्ज़ाम होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे। उसमें टेस्ट में भी हमेशा 600+ रहा, और इस एग्ज़ाम में अब तो सेंटर यही था, DAVM सेंटर था। तो एग्ज़ाम दे के निकला तो बताया कि हाँ बहुत ही मेरा अच्छा गया है। फिर भी कुछ गलतियाँ होती हैं, हाँ तो गलती होते होते कुछ गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ को माइनस करते हुए 647 इसका आया। रैंक है इसका 5003, ऑल इंडिया रैंक है। ऑल इंडिया रैंक में 5003 इसका है। और स्टेट में शायद 17 नहीं 1700 कुछ, वो OBC रैंक है। अच्छा, OBC रैंक है, ऑल इंडिया, वो भी ऑल इंडिया रैंक अच्छा। है, लेकिन OBC का रैंक है 1700 कुछ है। स्टेट पर तो हमको लगता है कि 50 के अंदर होगा। अच्छा। लेकिन ये अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि रैंक ये ऑल इंडिया रैंक ही जारी करता है NTA। हाँ, जब स्टेट का निकलेगा काउंसलिंग के लिए और उसमें अप्लाई किया जाएगा, तो वो जो लिस्ट जारी करेगी तब पता चलेगा कि इसका कितना स्टेट में रैंक आ रहा है। आप कब जान पाए कि हमारे बच्चे में नीट जैसी परीक्षाओं की सफलता का मादा है? कैसे आप समझ पाए इस चीज़ को, कब ऐसा लगा? देखिए, जैसा कि हम बताएं कि ये शुरू से ही टैलेंट रहा है, शुरू से ही टैलेंट रहा है, जीनियस रहा है। तो जनरल परीक्षा में भी जो बचपन में बहुत चंचल था, क्या था? हाँ, बहुत चंचल था। कुछ घर के साथ सर सामान भी तोड़ा फोड़ा है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे तो उस समय तोड़ा फोड़ा करता होगा, तो आपको नहीं लगता तो ये डॉक्टर बनेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा? हाँ, उस वक्त तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था। लेकिन जो एग्जाम देता था उसमें जब अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छा। तो हम
वहाँ से विश्वास जगा आपका? विश्वास जगता था। अब फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ी, इसके अंदर गंभीरता आ गई। अच्छा। आज देखिए बिल्कुल शांत और बिल्कुल ही रहता है। अब उसके पीछे आपका गाइडेंस तो रहता होगा एज ए गार्जियन? हम तो हमेशा हम लोग ये है, जब हम ड्यूटी से लौटते हैं तो बच्चों के बीच ही हम टाइम लेते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? हम ये राजस्व विभाग में कार्यरत हैं। और जब हम शाम में ड्यूटी से लौटते हैं तो कोशिश करते हैं कि दिन भर का इन लोग का लेखा जोखा लिया जाए, कैसे पढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है। मतलब एज ए गार्जियन ये दायित्व तो होना चाहिए कि बच्चों के साथ बैठा जाए और उनके जो दिनचर्या है पढ़ाई लिखाई की उसको समझा जाए। जी, और ये हम सीखे अपने फादर से ही। अच्छा। हाँ, मेरे फादर हाई स्कूल के शिक्षक थे। उनके पास इंग्लिश के बेहतरीन टीचर थे। लेकिन जब उनके पास स्टूडेंट आते थे कि सर हमको ट्यूशन पढ़ाया जाए, वो कहते थे कि नहीं, हम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, वो टाइम हम अपने बच्चों के बीच में देंगे। तो उसी वक्त से हमको इस तरह का ये मिला कि बच्चे के बीच देने से उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और ये आप देख रहे हैं कि आज उसका ही है। मतलब आपको गर्व फील होता है कि हमारे बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं और समाज का नाम रोशन करें, अपने जिला, राज्य, देश, तो इस तरह के मतलब इसकी चाहत है? जी, उसकी चाहत भी है और वैसा हो भी रहा है। और एक चीज़ इसको हम समझाए हैं कि तुम इंसान हो तो इंसान ही रहना। अरे लाजवाब। हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। परिवार की, समाज की, देश की, डॉक्टर बन के सेवा करना है। न कि तुमका ध्येय पैसा कमाना हो। ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। एक चीज़ और उन लड़कों के लिए हम बोलना चाहेंगे जो बेचारे अभी प्रयासरत हैं और सफलता अर्जित नहीं कर पाए हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा एज ए गार्जियन, फैसल गार्जियन होने के नाते हम सबके लिए ही है कि बेटा शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है। हाँ, कड़ी मेहनत सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि हर गार्जियन, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन उसकी चाहत होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा बनते हुए देखें। और उसके लिए अपने कैपेसिटी, अपने औकात से वो ज़्यादा खर्च करना चाहता है। अब उस पर डिपेंड करता है, उस लड़के पर डिपेंड करता है कि वो ईमानदारी के साथ कितनी मेहनत कर पाता है। और उस ईमानदारी के साथ मेहनत, उसमें ये नहीं, कभी बहुत सारे बच्चे हम लोग के भी ज़माने में ऐसे होते थे जो गार्जियन को दिखाने के लिए किताब लेके बैठे होते थे, तो वो सफल नहीं हो पाते हैं। ईमानदारी से मेहनत करना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो इसमें ज़रूरत है वो प्रैक्टिस की। इसमें नीट का एग्ज़ाम 720 नंबर का जो होता है, एक क्वेश्चन पर मात्र 1 मिनट का समय होता है। उसमें आपको देखना भी है, उसको समझना भी है, उसको बनाना भी है उसको, और सही आंसर पर OMR शीट में भरना भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जानते हुए भी लेकिन समय का, टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो नुकसान में पड़ जाते हैं और नंबर उनका कम आ जाता है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, जितना ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ, उतना बेहतर रिजल्ट होता है। उत्तर देने के जो तौर तरीके हैं उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे ये है, उसके लिए OMR शीट देखिए सामने मेरा रखा हुआ है, जो छोटा बच्चा वही कर रहा है। उस पर प्रैक्टिस करते हुए उस टाइम के अंदर जो टाइम देता है 3 घंटा 20 मिनट जो उसका टाइम है, पिछले साल तक 3 घंटा था, इस बार क्वेश्चन कुछ बढ़ा है तो 20 मिनट बढ़ा दिया है। उस 3 घंटा 20 मिनट के अंदर हम सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ, कोई क्वेश्चन मेरा छूटे नहीं और सारे क्वेश्चन पर हम ध्यान केंद्रित कर पाएँ, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा सलाह है उन लड़कों के लिए जो या तो नीट की अभी तैयारी कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं, या बैठे हैं और फिर सफल नहीं हो पाए हैं। अंत में हम वो जो पढ़े थे एक कविता, हाँ, उस पंक्ति उन्हीं लोगों के लिए, उत्साह के लिए हम बोल रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, फिर भी तुम रुको नहीं, फिर भी तुम झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसी कमिटमेंट के साथ पूरी ईमानदारी से अगर जो भी मेहनत करेगा, मालिक के कर्म से उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके पिताजी के अंदर इतना हौसला और उन्हीं पॉजिटिविटी के कारण आपके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये तो टारगेट की बात हुई कि हमें डॉक्टर बनना है, नीट की परीक्षा निकालनी है, ये है। आज के परिवेश में
और भी कुछ पहलू हैं, सामाजिक पहलू हैं समाज के अंदर, तो ऐसे कौन से विषय हैं जिसकी तरफ आपका मन जाता है? जैसे राजनीति हो गई, सामाजिक परिवेश हो गई, क्या कुछ? नहीं, मुझे जैसे खेलना बहुत पसंद है। अच्छा, रोज शाम में हम क्रिकेट खेलने ज़रूर जाते हैं। क्रिकेट पसंद है? तो खेल, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेल भी चलता है, मगर एक रहना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए जी। उसके अलावा आपकी जो मर्जी, जैसे मुझे खेलना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, तो उसे वो अपना सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। जी। कुछ टाइम निकाल कर वो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मन लगा रहेगा, मन का भी एक्सरसाइज होते रहना चाहिए। मन जब तक लगा रहेगा तभी आप पढ़ भी सकते हैं। अगर मन केंद्रित नहीं कर पाए तो पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं होता है। नहीं होगा। वैसे ये सफलता अर्जित करने के पीछे तो काफ़ी परिश्रम आपका रहा, लेकिन फिर भी हम पूरी दिनचर्या आपका जानना चाहेंगे, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? जैसे घर में कुछ काम भी पड़ जाता है, कुछ घरेलू काम पड़ जाता है, हित जन में जाना आना भी पड़ जाता है। ये जो पढ़ाई लिखाई के जो समय रहता है, कैसे मैनेज करते हैं? कैसे दिनचर्या को आप क्या कुछ करते हैं दिन में रात में मिला करके? क्या दिनचर्या होती है आपकी? जैसे शुरू से मेरा एक ये था कि क्लासेस के बाद, मतलब जितने क्लास चली, ऑनलाइन क्लास जैसे 5 घंटे के आसपास रहती थी, उसके बाद 5 से 6 घंटा अपना टाइम जैसे भी निकाल कर, ज़रूरी नहीं है एक बार में निकाल लें, कुछ सुबह कुछ शाम कुछ रात, अच्छा, मिलाकर 5 से 6 घंटा अपना उसको रिवीजन करना, अच्छा, उसको प्रैक्टिस करना, ये रोज़ होना चाहिए, मतलब बिना किसी गैप के। क्योंकि अगर गैप भी आ जाता है बीच में तो फिर वो हम पुरानी बातें भूलने लगते हैं। तो बिना गैप का रोज रिवीजन 5 से 6 घंटे, ये ज़रूरी है एकदम। मतलब और रेगुलरली इसमें किसी तरह और दूसरा सबसे बड़ी बात कि क्लासेस कभी छोड़ना नहीं है। अच्छा, जैसे आते थे तो ऑनलाइन क्लासेस भी रहते थे, अगर वो क्लास हम नहीं करें तो वो सेव हो जाते थे, उसको हम बाद में देख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि छोड़ देते हैं खुद, सेव हो जाएगा हम बाद में देख लेंगे, मगर ऐसे इकट्ठा बहुत ज़्यादा होता जाता है। एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, रोज एक फिर बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए एक ये होना चाहिए कि हम रोज का क्लास रोज करें, पीछे कुछ छोड़े नहीं, और फिर उसका रोज प्रैक्टिस कर ले। इससे ज़्यादा हमको लगता है कि नीट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। 1 साल अगर कोई पूरी क्लास प्लस 5-6 घंटे रोज उसको रिवीजन कर ले तो वो काफ़ी रहेगा। अच्छा, मैं देखता हूँ जैसे आपके अब एक अलग तरह का सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो आपके साथी लोग हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, जो देखा जाए मतलब आपके समाज के लोग जो नहीं पढ़ पाते या मतलब अपने जो युवावस्था है, पढ़ने का समय है, वो गलत जगह पर अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, या फिर मुख्य धारा से हट जाते हैं, या फिर पढ़ाई छोड़ करके कुछ काम में लग जाते हैं। चलो भाई, आखिर पैसा ही तो कमाना है। उस संदर्भ में मैं अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो उनको रोशनी मिलेगी आप जैसे लड़कों से, क्योंकि आप होनहार हैं हमारे शहर के लिए, हमारे शहर के लिए एक मतलब बेहतरीन नाम बन के उभरेंगे आप। क्या कुछ कहेंगे? जी, जैसे मैंने एक जगह एक कहानी पढ़ी थी जी, उसके कुछ पैराग्राफ मुझे याद आ रहे हैं इस रिस्पेक्ट में जी। जैसे उसमें था कि एक लेबर भी काम करता है और वो एक ऑफिस वर्कर से ज़्यादा काम करता है जी, मगर उसकी जो इनकम है वो कम है। अच्छा। ये डिपेंड ऑल करता है कि आप कितने साल तक कितने मेहनत किए। जैसे अगर आप मेन जो एज होता है 12 से लेकर 25 तक जी, अगर ये मेहनत कर लिया तो 25 से लेकर 60-70 जब तक आपको मेहनत कम करना पड़ेगा और उसका फल ज़्यादा मिलेगा। क्या? अगर वही आप उल्टा करें, 12 से लेकर 25 तक आराम करें तो फिर इसका उल्टा परिणाम मिलता है। 25 से लेकर आप 60-70 जब तक एज रहे, आपको उसका पूरा फल चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा मतलब मेरे तरफ से तो यही रहेगा कि इस एज में बाकी सब चीज़ को छोड़ दिया जाए। 12 से 25 एटलीस्ट पूरी तरह पढ़ाई पे डिपेंड, और बाकी चीज़ें की जाए मगर एक लिमिट में। प्रायोरिटी फर्स्ट पढ़ाई को दी जाए, स्टडी को दी जाए। उसके अलावा आप 1 घंटे 2 घंटे निकाल कर दिन भर में अपना जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
बाकी वैसा कोई इम्पोर्टेंट वैसा मैसेज नहीं है। दर्शकों, ये फैसल फिरदौस कितनी उम्र हो रही है अभी? 18 वर्ष इनकी उम्र हो रही है। इस उम्र में बच्चे अगर मुख्य धारा से हट रहे हैं या पढ़ाई लिखाई को छोड़कर कुछ काम धंधे में लग जा रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा, क्या नहीं होगा, ये बता पाना भविष्य की बात होगी। लेकिन फैसल फिरदौस को देखने और समझने और सुनने के बाद ये बात समझ में आती है कि एक सही दिशा में मेहनत करना हमारी स्वाभाविकता होनी चाहिए और ये हमारे जीवन की ज़रूरत होनी चाहिए। अन्यथा हम भटक जाएंगे तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा और हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवार जो नाज कर सकते थे वो नाज बिखर करके रह जाएगा। अफसोस के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए दर्शकों, ये चाहिए कि हम ऐसे बच्चों से जो होनहार विद्वान के हो चिकने पात जैसे कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, उनसे सीखें, समझें और अपने बच्चों को, या अगर बच्चा है पढ़ने वाले हैं तो उस लिहाज से भी हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए जीने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए अंदर ही अंदर एक शपथ लेनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामना क्लाउड वेव इंडिया परिवार की ओर से कि आप आगे जाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आपका जो एम है वो एम आपका पूरा हो और आपके माता पिता, आप सब कोई स्वस्थ रहें ताकि एक बेहतरीन समाज की रचना में आपकी भी भूमिका रहे। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। जी, थैंक यू, शुक्रिया। जिस मंथ में हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उस मंथ से ही उनका फी लगेगा। ये कि आप बिमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन में ही बच्चे का एडमिशन करवाएं और इस सत्र में जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को आप प्राप्त करें, जिससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।